हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो और कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस के बारे में। कल वाले वीडियो में हमने दो के बारे में बात करी थी, आज भी दो कंपनियां उठा लेते हैं, उनका देख लेते हैं क्वार्टर फोर या फुल ईयर FY 25 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। एक कंपनी तो हमारे पास HDFC AMC और दूसरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। एक एक करके दोनों को उठा लेते हैं, दोनों का पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद इस बार के किस तरीका का क्वार्टर रहा वो समझेंगे, और उसके बाद थोड़ा फ्यूचर प्रोजेक्शंस की तरफ ध्यान देंगे कि भाई कंपनी कितना डिलीवर करने की कोशिश कर सकती है या आइडियली कितना करना चाहिए, और फिर फाइनली वैल्यूएशन के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम HDFC AMC के साथ। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। पहले एक बार बिजनेस मॉडल क्लियर हो जाएगा तो हाफ द बैटल वन, हमें चीज समझ में आ जाएगी कि भाई इनके रेवेन्यूज में जो सिक्लिकलिटी है वो किस तरीके से आएगी, कब ये ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, कब ये कम प्रॉफिट बनाएंगे, वो चीज हमें समझ में आ जाएगी। तो हमारा एक विजन क्लियर हो जाएगा, हमें थोड़ा फोरकास्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी। अब अगर आप देखते हो कोई भी म्यूचुअल फंड HDFC के नाम का, तो वो इनके लिए एक प्रोडक्ट बन जाता है। वो प्रोडक्ट ये लोग कस्टमर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज ए कस्टमर अगर आप HDFC का स्मॉल कैप फंड में पैसा डालते हो, कोई थीमेटिक फंड में पैसा डालते हो, निफ्टी 50 फंड में पैसा डालते हो, तो उसका एक जो कमीशन वाला पार्ट है वो जाता है HDFC AMC को, और HDFC AMC के लिए वही रेवेन्यू है। उसी में से अगर RM का खर्चा हटा दो, प्लेटफॉर्म का खर्चा हटा दो, थोड़ी बहुत जो भी ब्रोकिंग फीस है वो हटा दो, तो वो सारी चीजें हटा के जो भी बचेगा वो उस कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। तो सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि इनके पास अलग अलग फंड्स के नाम पे प्रोडक्ट है और वही प्रोडक्ट ये लोग पब्लिक को बेचना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा कोरिलेशन बैठ गया विद द कैपिटल मार्केट्स, हमारे इक्विटी मार्केट्स की। अगर इक्विटी मार्केट्स बूम पे रहेंगे, ज्यादा ग्रोथ दिखाएंगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल मारेगा, पब्लिक में यूफोरिया ज्यादा होगा, तो लोग बाग ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, लोग बाग नई से नई SIP बनाने के बारे में सोचेंगे, नए नए फंड में पैसा डालने के बारे में सोचेंगे। और वहीं अगर इनवर्ट सिचुएशन है कि भाई मार्केट्स ऑल टाइम हाई नहीं जा रहे, वो 52 वीक लो पे बैठे हैं, वो और नीचे ही जाए जा रहे हैं, कोई यूफोरिया मार्केट में है नहीं, तो लोग बाग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें पिछले 2-3 महीने में देखने को मिल रहा है कि पब्लिक इज एग्जिटिंग द मार्केट और अपने SIPs को रोक रहे हैं। जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो स्लो डाउन हो गया है, वहां पर कोई ग्रोथ नहीं आ रही। तो इनका सीधा सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन है निफ्टी 50 से। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे और इनके रेवेन्यूज का चार्ट देखोगे तो इसमें आपको 100% कोरिलेशन देखने को मिलेगा। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम समझें कि ये इनके किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और किस प्रोडक्ट में कितना पैसा बनता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, एक AMC कंपनी के लिए सारा का सारा रेवेन्यू इक्विटी फंड से नहीं आता। तो इक्विटी फंड से आता है, कुछ डेट फंड से आता है, कुछ लिक्विड फंड से आता है, कोई अदर बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह ये लोग बेचते हैं, वहां से पैसा आता है। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स है। तो सबसे ज्यादा कमाई, सबसे ज्यादा मार्जिन इक्विटी फंड्स में होता है, उसके बाद डेट फंड्स में होता है, फिर लिक्विड फंड्स में होता है। बट अब इक्विटी में भी काफी सारे सब सेगमेंट्स हैं कि भाई क्या वो एक एक्टिवली मैनेज फंड था, क्या वो एक पैसिवली मैनेज फंड था, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक्टिवली मैनेज फंड वो है जिसके पीछे इनको एक RM बिठाना पड़ रहा है, वो बैठ के सारा का सारा काम कर रहा है, वो देख रहा है कि यार मैं HDFC बैंक को एग्जिट कर दूं, ICICI बैंक को एंटर कर लूं, या कोटक महिंद्रा बैंक को एग्जिट कर लूं, एक्सिस बैंक पे एंट्री मार लूं। तो वो सारे पीछे मैनुअल चेंजेस कर रहा है। वर्सेस पैसिव फंड्स वो हो गए जो किसी ना किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो निफ्टी 50 में चेंजेस हो रहे हैं वो हम आपके फंड में कर देंगे, तो उसमें कमीशन कम रहता है, एक्टिव वालों में कमीशन ज्यादा रहता है। तो जो हमारे इक्विटी फंड्स हैं वो ओवरऑल एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। उसमें भी अगर हम सब सेगमेंट करें तो जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं वो और ज्यादा हाई सेगमेंट है। तो अगर कोई भी कंपनी जिसका इक्विटी वाला पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो जब बुल मार्केट आएगा तो उसका ग्रोथ स्टोरी भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। कि अगर आपका सपोज 100 रुपए का AUM है और 100 रुपए के AUM में 70 रुपए का AUM इक्विटी वाले मार्केट से आ रहा है या इक्विटी वाले सेगमेंट से आ रहा है, तो अगर आप बुल मार्केट के फेज में हो तो आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, वहां पर हमें जो अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी। वहीं उल्टा केस, अगर आपका जो इक्विटी वाला कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम है, तो आपको गिरावट वाले समय में थोड़ा सा कुशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, एंड ऑफ द डे जो भी वॉलेटिलिटी आने वाली है वो इक्विटी मार्केट्स में आनी है। आपके लिक्विड फंड्स में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आने वाला, आपके डेट फंड्स में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आने वाला। पब्लिक एग्जिट करेगी इक्विटी फंड्स को, पब्लिक एंट्री मारेगी इक्विटी फंड्स में। तो जो इनके रेवेन्यूज में वॉलेटिलिटी लेके आने वाला सेगमेंट है दैट इज इक्विटी। अब उसका पोर्शन जितना ज्यादा, वो उतनी ही दो धारी तलवार बन जाएगा कि भाई बुल मार्केट है तो वो अच्छे केस में काम आएगा, वो फायदेमंद बनेगा।
वहीं अगर इक्विटी बेयर मार्केट में जा रहे हैं या फिर ऑल टाइम हाई टच नहीं कर पा रहे, उतना यूफोरिया पब्लिक में नहीं है या उतना कॉन्फिडेंस पब्लिक में नहीं है, तो ये लोग ये जो आपके रेवेन्यूज है उनको नीचे की तरफ लेके आएंगे, उनका ग्रोथ में स्लगिशनेस लेके आएंगे। चलिए ये चीज भी समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट कैप की। तो अगर हम देखने जाएं तो एक कंपनी का मार्केट कैप लगभग लगभग 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है, 95,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। अब थोड़े इंडस्ट्री के नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे आपको करना तो पीयर टू पीयर कंपैरिजन ही है भाई। हमें एक होलिस्टिक पिक्चर तो मिल गई कि भाई पूरी इंडस्ट्री थोड़ी सी प्रॉब्लम में जूझ रही होगी, क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल पे नहीं है, पब्लिक में उतना यूफोरिया नहीं है, जो हम पिछले 2 वीडियो से सेम ही कहानी कर रहे हैं कि भाई कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस इसी तरीके से चलता है। तो ये तो चीज हमें समझ में आ गई होगी कि हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 1-2 साल के हिसाब से देखोगे तो उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं होगा। बट फिर भी हमें ये तो कंपेयर करना है ना कि भाई अगर हमारे पास 4 एएमसी कंपनी है, कि भाई हमारे पास आदित्य बिरला एएमसी हो गया, निपॉन एएमसी हो गया, यूटीआई हो गया और एचडीएफसी एएमसी हो गया, तो इन सब में से सबसे बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए एक रिलेटिव मैट्रिक तो निकालना पड़ेगा। तो वो हमें पता चलेगा इंडस्ट्री एवरेज से। तो अगर हम देखने जाएं इंडस्ट्री में जो एयूएम ग्रोथ था वो -1.8% के आसपास का था। तो मतलब पिछले क्वार्टर में अगर पूरी इंडस्ट्री का 100 रुपए का एयूएम था तो वो घट के इस बार 98% के आसपास ही रह गया, 98.2% के आसपास ही रह गया। तो ओवरऑल जो एयूएम है उसमें श्रिंकेज देखने को मिला है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, Q3 वर्सेस Q4 में। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। उसके बाद अगर हम इनके मार्केट शेयर के बारे में बात करें, इक्विटी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें कि भाई पूरी इंडस्ट्री के पास 100 रुपए का फंड था, तो 100 रुपए में से कितना फंड इक्विटी की तरफ एलोकेटेड था, तो वो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। वो 59% इक्विटी एलोकेशन से गिर के 58% इक्विटी एलोकेशन के आसपास आ गया। और इसका बेसिक सिंपल रीजन है कि अगर 8 महीने से मार्केट डाउनफॉल में है तो पब्लिक इक्विटी मार्केट से पैसा बाहर निकाल रही है, वो अपने जो एसआईपी है उनको रोक रही है, जो अपने पैसा डला हुआ है उसको रिडीम कर रही है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हमें समझ में आई गई थी, ये हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लिया था और हमें ये नंबर्स में भी एविडेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर हम इक्विटी एज अ सेगमेंट का रेवेन्यू देखने जाएं कि भाई इक्विटी की कितनी इंक्रीमेंटल सेल कितनी हो रही है, वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली। वहां पर हमें 26% के आसपास का डी ग्रोथ देखने को मिला ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, Q3 वर्सेस Q4। तो हालत तो इन शॉर्ट खराब ही है। अगर हम इंडिविजुअल फोलियोज के बारे में बात करें, कितने नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, कितने नए पैन कार्ड से इन्वेस्टिंग हो रही है, तो वहां पर हमें सिर्फ नॉमिनल 4% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। और अगर हम बी थर्टी सिटीज क्या होगी, जो आपके टॉप 30 सिटीज के बाद में आती है, कि भाई हम ये कहते हैं कि जो ज्यादा बंदा इन्फॉर्म्ड होगा, जो शहर में रह रहा होगा, जो इसके पास ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, उसको पता होगा कि भाई इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको पता होगा कि ऑनलाइन मेरा अकाउंट कैसे खुलता है, ऑनलाइन में म्यूचुअल फंड किस तरीके से खरीद सकता हूं, वो ज्यादा अवेयर होगा और वो ज्यादा इन्वेस्ट करने की चेष्टा करेगा या ज्यादा इक्विटी मार्केट्स की तरफ अलाइंड होगा। वहीं जो आपके बी30 सिटीज वाले हैं वहां पर उतना उतना इंफॉर्मेशन या उतना पेनिट्रेशन ऑफ एएमसी कंपनीज नहीं होगा। तो जो भी कंपनी का पेनिट्रेशन लेवल ज्यादा है, जो भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका बी30 सिटीज में प्रेजेंस ज्यादा होगा। तो एक ये और मेट्रिक है जो हम नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी एएमसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो ये सारा का सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब आप इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लगा नहीं रहे, आप कोई बहुत नायाब काम तो कर नहीं रहे कि आपकी मोनोपोली है कि भाई अगर कोई भी बंदा फंड खरीदेगा तो एचडीएफसी का ही खरीदेगा, ऐसा तो है नहीं। आपको एंड ऑफ द डे तो आप एक कमोडिटाइज आइटम ही बेच रहे हो कि भाई आप एक सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बेच रहे हो। उसमें हाँ आप जरूर ये कह सकते हो कि भाई कई बार कुछ फंड्स फ्लेवर में चल रहे होते हैं कि भाई अगर एचडीएफसी के फंड आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो वो 2 साल का उनका रन चलता है कि सब लोग सिर्फ एचडीएफसी में ही पैसा डाल रहे हैं। जैसे पराग पारिक है या एक्सिस बैंक है, तो आज से अगर आप 2 साल 3 साल पहले देखोगे तो सब लोग एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी को रिकमेंड किया करते थे कि भाई आप एक्सिस की म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो ये सारी चीजें होती रहती है, बट मोर और लेस आप एक कमोडिटाइज्ड आइटम भी बेच रहे हो, आपका कोई बहुत ज्यादा उसमें कलाकारी है नहीं। तो ये चीज भी हमने समझनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम इंडस्ट्री वाइड बात करें तो जो बी30 सिटी से पिछले क्वार्टर में 19% के आसपास का सेल आ रहा था, वो अब घट के 18% ही रह गया। तो मतलब जो छोटे निवेशक, छोटे शहरों से आने वाले निवेशक हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया पैसा अपना मार्केट से, और इसीलिए ये हमें कंपनीज में भी देखने को मिल रहा है, कंपनी के एग्वेम में भी देखने को मिल रहा है। और अगर हम एसआईपी इनफ्लो के बारे में बात करें तो वो बहुत लंबे समय बाद नेगेटिव आ गया है, -2% के आसपास रह गए हैं एसआईपी इनफ्लो। तो एक और हमें प्रॉब्लमेटिक चीज देखने को मिल रही है इंडस्ट्री लेवल पे।
अब हम ये नंबर्स कंपेयर करेंगे एचडीएफसी एएमसी के साथ। अगर एचडीएफसी एएमसी के नंबर इससे बेहतर है तो वो मोर और लेस इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है या आउटशाइन कर रहा है, कि भाई इस टाइम पे, इस तकलीफ वाले समय में वो बाकी प्लेयर्स से कंपैरेटिवली बेहतर कर रहे हैं, कंपैरेटिवली अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। चलिए जी, ये चीज भी हमने समझ ली। अब आ जाते हैं एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स के ऊपर। अगर हम देखने जाएं, इनका जो एयूएम था दैट वाज डाउन 2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, मतलब इन लाइन विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का 1.8% था, इनका 2% था। यहाँ पर हमें कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इनके मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो इनका मार्केट शेयर मोर और लेस मेंटेन रहा। पिछली बार भी 15%, 11.5% के आसपास का मार्केट शेयर था, इस बार भी 11.5% के आसपास का ही मार्केट शेयर बना रहा। अगर हम इनके स्पेसिफिकली इक्विटी वाले सेगमेंट के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 4% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ एयूएम। ये इंडस्ट्री से नंबर थोड़ा सा बेहतर है। तो एचडीएफसी के फंड्स में रिडम्पशन कम आए हैं इन कंपैरिजन टू बाकी कंपनीज, ये चीज भी हमने देख ली। उसके बाद अगर हम बाकी सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो डेट जो भी इनके एयूएम था वो फ्लैट रहा, ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ उसमें देखने को मिली। लिक्विड फंड्स में 1% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम इनका एयूएम सेगमेंटेशन देखने जाएं तो ये वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग है। अब इंडस्ट्री लीडिंग आज से एक साल पहले हम कह रहे थे, उससे एक साल पहले भी कह रहे थे, आज के टाइम में ये प्रॉब्लमेटिक चीज भी हो सकती है। अगर हम देखने जाएं, इस कंपनी का 66% ऑफ द रेवेन्यू इक्विटी से आता है, 22% डेट से आता है, 9% लिक्विड फंड से आता है और 3% अदर फंड से आता है। अच्छा जी, और अगर इनके लाइव अकाउंट्स के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 5% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। वहां पर इंडस्ट्री के केस में हमें 4% का इंक्रीज देखने को मिला था, यहाँ पर 5% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। तो यहाँ पर ये नंबर बेहतर है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एयूएम सेगमेंटेशन पे। तो देखो, अगर ये बुल मार्केट था तो बुल मार्केट में हम कहते हैं यार जितना ज्यादा इक्विटी का आपका सेगमेंट होगा उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। बट आज के दिन अगर आप देखने जाओ तो सबसे ज्यादा रिडम्पशन किस में आएंगे, इक्विटी वाले फंड्स में आएंगे। बट यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि ये चीज एचडीएफसी के साथ होते हुए नहीं देखने को मिल रही। एचडीएफसी फंड अगर आप देखने जाओगे तो वहां पर इक्विटी रिडम्पशन सिर्फ 4% के आसपास का आया है, मतलब 4% ही आपका एयूएम कम हुआ है। हाँ, वो एक बहुत मीनिंगफुल इंपैक्ट डालता है, बट वो हमें देखना पड़ेगा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि भाई इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर के साथ इससे बुरी स्थिति है, एचडीएफसी ने अपने आप को 4% पे ही रोक लिया है, तो एक बेहतर पोजीशन कर पा रहे हैं अपने आप को इन द ओवरऑल इंडस्ट्री। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इनका T30 और B30 सिटीज का शेयर देखें तो वहां पर भी हमें थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखने को मिली है। अब इनका सिर्फ 19.1% के आसपास का शेयर आता है B30 सिटी से, जो पहले 19.3 19.4% के आसपास तक पहुंच गया था। और ये नंबर 2 प्लेयर बने हुए हैं, शायद निपॉन का इनसे ज्यादा है। निपॉन का शायद 22-23% के आसपास का शेयर B30 सिटी से आता है, या यूटीआई का है। एक कंपनी इनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चलिए जी, ये चीज भी समझ ली। अब फाइनल रेवेन्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखने जाओगे, इनका रेवेन्यू वाज अप 20% एंड पैट वाज अप 18%। तो ये कोई खास इंप्रेसिव नंबर्स है नहीं। अगर आप YoY लेवल पे देखने जाओगे तो 30% ग्रोथ इन रेवेन्यू और इसी के आसपास 33-34% के आसपास का ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पैट हमें देखने को मिलेगा। तो आप देखो कि जो कंपनी Q1 Q2 Q3 में 35-40% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहा था, उससे भी ज्यादा ग्रोथ लेके आ रहा था, वहां पर थोड़ी चीजें खराब हुई हैं। यहाँ पर ग्रोथ सिर्फ 20% रह गया है, 50% रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ आ गया है। तो देखो, कंपनी का ग्रो करना नॉट नेसेसरीली मींस कि कंपनी एक अच्छी स्टेट पे। तो अगर कल एचडीएफसी एएमसी 50% पे ग्रो कर रहा था, आज एचडीएफसी एएमसी 20% पे ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ हुआ है। तो मार्केट को क्या लगेगा कि भाई जो कंपनी पहले 2 साल में अपने रेवेन्यू को डबल कर रहा था, कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रहा था, क्योंकि देखो इनका कोई खर्चा तो है नहीं, इनको कोई बैंक की तरह ब्रांचेस तो खोलनी है नहीं, इनका तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चाहे उस पर 100 आदमी है, 1 लाख आदमी है, 1 करोड़ आदमी है, इनको मोरलेस कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ पैसा लेना है और उसको इन्वेस्ट करना है। इनके लिए कोई कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, कि हर एक कस्टमर जोड़ने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। तो एक बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तभी आप देखोगे इनके आरओई आरओसी बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे। क्यों? क्योंकि कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। बट हमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ जैसे ही आया तो विजिबिलिटी इन अर्निंग्स थोड़ी सी गायब हो गई। हमें पता चला कि यार हम सोच रहे थे कि ये कंपनी 2 साल में ही डबल अपने रेवेन्यूज को डबल करेगी, बट अब तो ये 20% ग्रोथ पे आ गई। 20% ग्रोथ के हिसाब से तो इसको 4 साल लग जाएंगे अपने रेवेन्यू को डबल करने में। तो जो एक हायर पी लोग कमांड कर पा रहे थे वो गायब हो जाता है। तो इस कंपनी की पी डी रेटिंग हो जाती है। दैट इज द प्रॉब्लम।
ये कंपनियां फेस करती हैं, और वो हर कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस के साथ ही होता है। ये एएमसी कंपनी फिर भी थोड़ा सा हायर पी रेशो कमांड कर लेती हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे इसके पास एक एचडीएफसी का ब्रांड नेम भी है, तो वैसे ही थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है। उसके बाद एएमसी कंपनी और थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है। बट जो जब बाजार खराब होता है ना, तो मोर और लेस इन सारी कंपनियों की ना तो अर्निंग्स आ पाती हैं, ना इनका पी रेटिंग री रेटिंग हो पाती है, अपवर्ड ट्रेंड नहीं हो पाता। जो पहले पी 80-90 का चला गया होता है, वो शायद 40-50 का ही आ जाता है। तो मैसिव स्केल पे इनकी पी डी रेटिंग हो जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी इन अर्निंग्स गायब हो जाता है। अगर आप बहुत लॉन्गर टर्म व्यू लो कि भाई 2030 तक क्या होगा, तो हाँ जरूर 2030 तक आज जिस स्थिति में हम बैठे हैं उससे बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। कि भाई 5 ईयर डाउन द लाइन हमारा जो आज शायद 20 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू डीमैट अकाउंट्स, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू एसआईपीज, किसी भी तरीके से अगर आज के दिन 20 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 साल बाद शायद 40 करोड़ 50 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो नेचुरल सी बात है, जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, जो भी हमारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, इनके रेवेन्यूज भी बहुत ज्यादा होंगे आज करंट पॉइंट ऑफ टाइम से। बट क्या वो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकते हैं? क्या वो एक कंज्यूमर कंपनी की तरह हर साल 25% का ग्रोथ दे सकते हैं? देखो, दो चीजें होती हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें मिसेस बेक्टर फूड्स का, मिसेस बेक्टर फूड क्या करता है, वो बेकरी आइटम्स बनाने का काम करता है, वही काम करता है जो ब्रिटानिया कर रहा है। तो वो कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें 24% के आसपास का ग्रोथ दे सकता है। वो हर 3 साल में डबल करता जाएगा, 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना। देखो, ये सब हम मेंटल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं होती, हमें हर बिजनेस को ट्रैक करना ही पड़ेगा। बट अज्यूमिंग चांसेस ऑफ मिसेस बेक्टर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वर्सेस एचडीएफसी बैंक, मिसेस बेक्टर के चांसेस ज्यादा है। मिसेस बेक्टर के पास क्या है, लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ है, और लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ है। लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ तो एचडीएफसी एमसी के पास भी है कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनका पेनिट्रेशन काफी ज्यादा कम है, वो आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। बट वो कितना वॉलेटाइल बढ़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा। कि भाई कई बार हो सकता है कि हमें FY27 में देखने को मिले कि भाई 100% का ग्रोथ आ गया, बट FY28 में मार्केट्स गिर जाए और ये सारी कंपनी 10-10% के आसपास का रेवेन्यू में डी ग्रोथ रिपोर्ट कर दे। ये बहुत हद तक हो सकता है। तो इसीलिए ये एक कैवियाट रहता है इन सारी की सारी कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस के साथ। तो चलिए, ये कंपनी हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारी दूसरी कंपनी की तरफ। दूसरी कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये तो एक ऐसा कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल ही नहीं बना, बट 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लोग मार्केट कैप बना के बैठे हैं। अगर हम एग्जैक्ट मार्केट कैप के बारे में बात करें, 1,56,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप बन गया, और अभी 1 रुपए का धंधा नहीं है इनके पास। मतलब कुछ ढंग का अभी हो नहीं रहा है। बहुत सारे क्लेम्स है कि भाई हम इस मार्केट में भी एंट्री मार लेंगे, यहाँ पर भी ये काम कर लेंगे, ये काम भी कर लेंगे, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड अभी चीजें काफी कम है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखो, एक तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली करना क्या जा रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आप जो भी करते हो ना, वो करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर आपको पेमेंट करना है मेरे पेमेंट इंटरफेस के थ्रू करूं, तो जैसे फोन पे है, यूपीआई है, ऐसे जियो पे इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब जियो पे आपके लिए भी लॉन्च किया, मर्चेंट के लिए भी लॉन्च किया है। तो जैसे पेटीएम के साउंड बॉक्स हैं, आपके फोन पे के साउंड बॉक्स है, ऐसी साउंड बॉक्स ये लोग मर्चेंट के एंड पे भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो पहला काम, आपके बैंक अकाउंट से मर्चेंट के बैंक अकाउंट तक पेमेंट करने का काम जियो पे करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड चीज, आप अपने पैसे के साथ क्या करते हो कि आप उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है जी। इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक एएमसी कंपनी चाहिए, आपको एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चाहिए, आपको एक ब्रोकर चाहिए। कि भाई या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाओगे, या फिर आप किसी एक प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को हायर करोगे कि यार मेरा 5-6 करोड़ का पोर्टफोलियो, आप मेरे को बताओ कि मेरे को किस तरीके से इसको मैनेज करना है। आप मेरे को एक रिलेशनशिप मैनेजर दो, मैं उसके साथ बैठ के अपने अपने वेल्थ को मैनेज करने का काम करूंगा। तो ठीक है, उसके लिए ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तीसरा तरीका है कि आप खुद फोन पे जीरोधा का ऐप डालोगे, एंजल वन का ऐप डालोगे, या किसी भी ब्रोकर का ऐप डालोगे और खुद शेयर खरीदने लग जाओगे। तो ये काम भी ये लोग ये करना चाह रहे हैं कि भाई हम इस वाले डिवीजन में भी उतर जाएंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको लोन चाहिए होता है। तो लोन में आपको होम लोन चाहिए, आपको व्हीकल लोन चाहिए, आपको कंज्यूमर लोन चाहिए, आपको किसी भी तरीके का लोन चाहिए, आपको कॉर्पोरेट लोन चाहिए। ये लेंडिंग में भी घुस रहे हैं। अब लेंडिंग में घुसना, आपको लोन मिलेगा कहां? आपको बैंक में लोन मिलेगा, ये पेमेंट्स बैंक में भी घुस रहे हैं। तो इन शॉर्ट, आपका पैसा जहां जहां पर हो सकता है वहां पर जियो फाइनेंस घुसने का कोशिश कर रहा है। आपको उसके बाद इंश्योरेंस चाहिए कि भाई मेरे को मेरा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे का कार इंश्योरेंस चाहिए, होम इंश्योरेंस चाहिए, मेरे को किसी भी तरीके का इंश्योरेंस चाहिए, ये लोग इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे ये वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन बनना चाह रहे हैं आपके पैसे के लिए।
कि भाई आप जियो फाइनेंस में एक पेमेंट अकाउंट खुलवाओ, आप एक पेमेंट्स बैंक अकाउंट खुलाओ, उसके बाद आप उसी से पेमेंट करो, जियो पे से आप पेमेंट कर लो, उससे ही जियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर लो, वेल्थ मैनेजमेंट, एएमसी ब्रोकिंग से, उसी के थ्रू आप इंश्योरेंस भी ले लो, उसी के थ्रू आप सब कुछ कर लो। तो एक एक इस तरीके का ये लोग प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ये चीज हमने समझ ली। अगर हम देखने जाए तो इनका जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज 7 लाख एंड अबव की कमाई करने वाला ऑडियंस, मतलब जो बंदा आज के दिन थोड़ा अपर मिडिल क्लास कैटेगरी या एफ्लुएंट क्लास में आ जाता है, जो खर्चा करना चालू कर देता है, जो मतलब उसका उसका अपने खाने पीने के बाद कुछ पैसा बच जाता है, उस वाले आदमी को केटर करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कुछ भी स्पेंडिंग करना है ना, वो आप जियो के थ्रू करोगे। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इनके इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें कि भाई ये आगे पैसा कैसे बना सकते हैं, तो एक पैसा तो बना सकते हैं ये पेमेंट्स बैंक के थ्रू, कि भाई ये एक अपना इस तरीके का पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं कि भाई इनका एक पेमेंट्स बैंक होगा। पेमेंट्स बैंक का क्या मतलब होता है कि ये फुल सर्विस बैंक से नहीं होता है, इसमें आप कितना भी पैसा नहीं रख सकते, इनके पास एक लिमिट है कि भाई पेमेंट्स बैंक में 2 लाख रुपए तक का ही अमाउंट रह सकता है। तो अगर जियो अपना पेमेंट्स बैंक जो खोल रहा है तो उसमें आप 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। 2 लाख रुपए का डिपॉजिट करने का मतलब क्या है, इनके पास कासा आ गया जो बाकी एनबीएफसी कंपनीज के पास नहीं आ पाता। जैसे अगर आप बजाज फाइनेंस देखोगे तो बजाज फाइनेंस में आप जाके डिपॉजिट नहीं करा सकते, वो चीज आप जियो के साथ करा पाओगे क्योंकि वो पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस लेके बैठा है। तो जियो के पास एक कासा आ जाएगा। कासा क्या है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। अगर करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट आ गया तो जियो के लिए चीपर सोर्स ऑफ फंड्स उपलब्ध हो जाएंगे, मतलब उसको बहुत ज्यादा रेट नहीं देना पड़ेगा। तो आपने लेंडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पहले कैपिटल चाहिए होता है। तो आपको एक कैपिटल बनाने का या कैपिटल उठाने का तरीका मिल गया थ्रू जियो पेमेंट्स बैंक, ठीक है, एक चीज मिल गई। उसके बाद आपको उसको लेंड करना है। अब लेंड आप कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लेंडिंग करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर लेंडिंग करता है, या व्हीकल लोन्स करता है, या अब होम लोन्स भी करने लगा है, तो आप वो काम कर सकते हो। तो उसके लिए इन्होंने करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने शायद लोन बुक बना भी लिया है। हाँ, तो 10,000 करोड़ के आसपास का इनका एजीएम भी बन गया है। तो आपका लेंडिंग वाला साइड क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको उसको इंटीग्रेट करना होता है मर्चेंट के साथ, कि भाई मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी आप ट्रैक कर लो, जैसे आप कॉर्पोरेट लेंडिंग भी कर पाओ, कि भाई आपने उस दुकान पे अपना ही क्यूआर लगा दिया और आपको पता चल रहा है यार इसके 100, 150, 200 रुपए के टिकट साइज के आसपास में दिन के 1000 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, तो इसको मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का लोन कर सकता हूं। तो आपने वो भारत पे या फोन पे या पेटीएम वाला भी काम कर लिया कि भाई आपने मर्चेंट लेवल पे डेटा इकट्ठा किया और आपको पता चल गया कि यार इस मर्चेंट की कितनी औकात है और इसको मैं कितने अमाउंट तक का लोन दे सकता हूं, तो यहां पर मैं इससे मैं अपना लोन भी बढ़ा सकता हूं। तो आपने वो काम भी कर लिया। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद आ जाते हैं इनके ब्रोकिंग वाले डिवीजन पे। अब ब्रोकिंग या इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन भी अगेन इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द कैपिटल मार्केट्स, की अगर कैपिटल मार्केट अच्छा करेंगे तो जैसे बाकी ब्रोकर अच्छा कर रहे हैं, जियो फाइनेंस भी अच्छा करेगा। बाकी एएमसी अच्छी कंपनी कर रही है, ये जियो फाइनेंस की एएमसी कंपनी भी अच्छा करेगी। बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी अच्छा कर रही है तो जियो फाइनेंस की भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी। बट अब हम समझ लेते हैं क्या ये इंडस्ट्री डिस्ट्रप्टिंग है, क्या ये बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर खा जाएगा या ये एंजल वन का मार्केट शेयर खा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा मतलब बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें 10 जियो फाइनेंस रह सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सबके लिए जगह है, मतलब इतना 140 करोड़ की जनता को सर्व करना अकेले जियो फाइनेंस के बस की बात नहीं है। तो एक चीज ये समझना पड़ेगा कि भाई जैसे हम कहते हैं कि अगर अगर हम पॉलीकैब का देखने जाए कि भाई जेएसडब्ल्यू जेएसडब्ल्यू या शायद हाँ बिरला, आदित्य बिरला आपने केबल एंड वायर वाले स्पेस में घुसा तो उसने कंपटीशन क्रिएट कर दिया, या जेएसडब्ल्यू पेंट वाले सेगमेंट में घुसा तो उसने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। और कंपटीशन क्रिएट कर दिया इसकी वजह से जो ऑलरेडी इंडस्ट्री लीडिंग प्लेयर्स थे जैसे पॉलीकैब हो गया या एशियन पेंट हो गया, उन सबको प्रॉब्लम आने लगी। बट फाइनेंस एज ए सेक्टर में वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फाइनेंस एक बहुत ग्रोइंग मार्केट है। अगर आप देखोगे पेंट इंडस्ट्री का बाय इटसेल्फ कोई ग्रोथ नहीं है, वहां पर 5-6% के आसपास तो कुल मिला के ग्रोथ आ रहा है। सारी की सारी कंपनी उस 5-6% के पाई के लिए लड़ रही है। अब उसमें एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, या एटलीस्ट जो बड़े प्लेयर थे उनके मार्केट शेयर को ग्रो नहीं होने दिया, उनके रेवेन्यूज को ग्रो नहीं होने दिया। वहां पर एक अलग तरीके की समस्या है। बट अगर आप एक फाइनेंशियल मार्केट को देख रहे हो, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को देख रहे हो, तो बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। ये इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 17-18%।
अगर 18% की इंडस्ट्री ग्रोथ पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर आ भी जाता है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इंडस्ट्री के पास बहुत जगह है कि ऐसे प्लेयर्स को अकोमोडेट करने की। तो इसका ये रेफरेंस निकाल लेना कि भाई इसके बाद बजाज फाइनेंस का बिजनेस बंद हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत इंप्लीकेशन होगा। तो चलिए ये चीज भी हो गया। अगर हम इनके पेमेंट बैंक वाले बिजनेस में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में बात करें कि भाई कितने इन्होंने आउटलेट्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ नेटवर्क कर लिया है, तो वहां पर 14,291 के आसपास का नंबर निकल के आता है, जो शायद 16-17 गुना है। तो भाई देखो पिछले साल तो कुछ था ही नहीं ना इनका, इनका पिछले साल तो कोई बिजनेस ही नहीं था, तो बहुत ही छोटा बेस है, तो वहां से तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसको वाई वाई लेवल या क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले ये लोग धंधा बनाए, पहले कुछ काम करना शुरू तो करें, तब तो हम इसको एनालाइज करने के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी भी आप इनका देखोगे जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें इंटरेस्ट इनकम में तो डी ग्रोथ ही हमें देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम क्या हो गया कि भाई जो आपने लोन्स दे रखे थे उसके ऊपर से कितनी कमाई हो रही है, या जो आपके एफडी में पैसा पड़ा था उसके ऊपर से कितनी कमाई हो रही है, वहां पर हमें 1.8% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला। ओवरऑल रेवेन्यूज वर अप 24% एंड पैट वाज अप 1.6%। अब इसमें सारा का सारा रेवेन्यू तो हमारा है जो इनको रिलायंस का जो शेयर इनके पास पड़ा है उससे जो डिविडेंड आ रहा है वो। अब उसको देख के हमें कुछ मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता कि भाई अगर आप जियो फाइनेंस को इस तरीके से ले रहे हो कि यार इसके अंदर एक एक रिलायंस का शेयर पड़ा है इसलिए मैं जियो फाइनेंस का शेयर ले लूंगा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जब ये लोग अपना लेंडिंग बिजनेस ढंग से स्टार्ट करेंगे, अपना ब्रोकिंग डिवीजन, अपना इन्वेस्टमेंट डिवीजन, इंश्योरेंस डिवीजन, ये सारे डिवीजन जब ये अपने आप ढंग से स्टार्ट करेंगे, वो बिजनेसेस पैसा बनाने लग जाएंगे, तब हम इस चीज को एनालाइज करेंगे। और इसके रही वैल्यूएशन के ऊपर बात, तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई। जिस कंपनी ने खुद से 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं किया उसका 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप बन गया, 100 के पी पे वो ट्रेड कर रहा है, तो कुछ कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ये पब्लिक की इच्छा है कि वो आज इसको 100 का पी दे रहे हैं, कल को 150 का पी भी दे सकते हैं। तो जब तक कोई बिजनेस फंडामेंटली कुछ ढंग का करता नहीं है, ऑन पेपर हमें रिजल्ट ला के देता नहीं है, तो हम उसमें क्या ही एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए मोटा मोटी यही थी बात। हमने दो कंपनियों को डिस्कस कर लिया, एक एचडीएफसी एएमसी को कर लिया, एक जियो फाइनेंस को कर लिया। जियो फाइनेंशियल में कोई बहुत ज्यादा चीजें समझने की नहीं थी, बस यही था कि आगे चल के पैसा कैसे बनाएंगे, क्योंकि आज के दिन तो कुछ है ही नहीं, आज के दिन तो कुछ कुछ बहुत ज्यादा ये लोग काम कर नहीं रहे। तो चलिए मोटा मोटी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।